जय एवरीवन, आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा से करी गई एक बड़ी अनाउंसमेंट से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये अनाउंस कर दिया कि भारत का जो जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक उन्नत इंजन विकसित कर रहे हैं, यह कोलैबोरेशन किसी और के साथ नहीं बल्कि फ्रांस की सैफरान के साथ होने वाला है। जहां पर एक 5th जनरेशन इंजन को बनाया जाएगा जो कि भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को पावर करने का काम करेगा। ईटी वर्ल्ड लीडर फोरम में जो कि दिल्ली में आयोजित करी गई थी, वहां पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत इस समय जो आत्मनिर्भरता है उसको प्राप्त करने का भरसक प्रयास कर रहा है, और इसी क्रम में जेट इंजन हमारे लिए एक क्रिटिकल माइलस्टोन के तौर पर है। और इसीलिए हमने इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है इस पर बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, और अब इंजन का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इंजन का मैन्युफैक्चरिंग वर्क हम बहुत जल्दी भारत में स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर फ्रांस की कंपनी सैफरान हमारा यहां पर सहयोग करेगी। यानी कि रक्षा मंत्री जी के मुंह से सैफरान का नाम सामने आने के बाद अब वो हमारे डाउट भी क्लियर हो चुके हैं, जहां पर कुछ संभावनाएं थी कि रोल्स रॉयस अभी भी इस कॉम्पिटिशन में बनी हुई है। लगभग ऑलमोस्ट 99% ये कंफर्म है कि जीटीआरई और सैफरान का ही जॉइंट वेंचर हमें देखने को मिलेगा, जिस पर हमें एक आधारित नया इंजन देखने को मिलेगा जो कि 120 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। सैफरॉन इस समय एक ग्लोबल लीडर की भूमिका निभा रही है एरोस्पेस प्रपल्शन में, और उन्होंने ही भारत को कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफर किए हैं। पहले M88 पर आधारित जो इंजन है वो ऑफर किए गए थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि एक नए कोर के साथ जो इंजन है वो एमका के लिए ऑफर किए जाएंगे। हालांकि इसमें एक क्लैरिफिकेशन सामने आया था। कुछ रिपोर्ट दावा करती थी कि ये इंजन वेरिएबल साइकिल इंजन होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अभी वो टेक्नोलॉजी क्योंकि मैच्योर नहीं हुई है, और जब तक मैच्योर नहीं हो जाती उसका इंक्लूजन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि लेटर वेरिएंट्स में ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाएं। लेकिन करंट जो इंजन है वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में सक्षम होगा। सैफरान ऑलरेडी भारत में अपने कदम को मजबूत कर रही है, जहां पर उन्होंने पहले जो एमआरओ फैसिलिटी है उसको स्टैब्लिश किया, और अब जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको भी बहुत जल्दी जीटीआरई के साथ मिल करके इस्टेब्लिश कर लिया जाएगा। यानी हमारा एक बहुत बड़ा जो कन्फ्यूजन था जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर, उसको लगभग रक्षा मंत्री जी ने दूर कर दिया है। अब देखना ये है कि ऑफिशियल जो डील है वो कब तक फाइनलाइज होती है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देखने को मिल रहे हैं कि इस वर्ष के अंत तक हमें कुछ बड़े सरप्राइजेस हैं वो जेट इंजन के संबंध में देखने को मिल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर हम ये मान के चलते हैं कि 2035 तक हमारे पास एक जो प्रोडक्शन रेडी इंजन है वो आ जाएगा, और ये भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि ये वही टाइमलाइन है जब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर रहे होंगे और मार्क 2 अपने प्रोडक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके होंगे। तो हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी जो कोलैबोरेशन की अनाउंसमेंट है वो कर दी जाए, और इस कार्य को यथाशीघ्र जो है पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया जाए। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है इस समय भारत के एक ऐसे प्रोग्राम को लेकर जहां पर डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स एक ऐसे सिस्टम को विकसित करने पर काम कर रहे हैं जो अगर बन जाता है तो फिर एनिमी के एवैक्स हो गए या फिर जो जीपीएस सिग्नल्स हो गए, ये बुरी तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल भारत अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहा है, और इसी बीच में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन एयरफोर्स साथ में कोलैब करके एक एडवांस ग्राउंड बेस्ड जैमर सिस्टम विकसित कर रहे हैं। और इस जैमर सिस्टम को विकसित करने के पीछे का जो इंस्पिरेशन है वो हमें रशिया के फॉर्मिडेबल कुशोका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से देखने को मिला है। और अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो इससे पहले 10 जुलाई 2025 को भी एक कंफर्मेशन रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर बताया गया था कि ये जो इंडिजिनस स्पैन सिस्टम होने वाला है इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा कि ये एनिमी के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट जैसे कि पाकिस्तान का साफ 2000 ईरे हो गया या फिर चाइना का KJ 2000 हो गया, इसको 250 किलोमीटर दूर से ही यहाँ पर टारगेट कर सकता है। यह सिस्टम इतना एडवांस होगा कि यह ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS सिग्नल्स को भी डिस्टर्ब कर सकेगा। इसमें जो GPS है और चाइना का वाइडू है वो दोनों शामिल हैं। इन दोनों को डिस्टर्ब करने की जो कैपेबिलिटी है वो इसके पास होने वाली है। इसका मतलब ये है कि भारत की वो एबिलिटी जहाँ पर वो नेटवर्क वॉरफेयर जो कि कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस पे होते हैं उनको भी काउंटर कर सकेगा। ये इनिशिएटिव काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो पहले से ही विकसित टेक्नोलॉजी है जैसे कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे और डिजिटल रेडियो फ्रिक्वेंसी मेमोरी यानी DRFM जो टेक्नोलॉजीज़ हैं,
इनको यहाँ पर लेवरेज किया जाएगा इस प्रोग्राम में, ताकि प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक किया जा सके और इस प्रकार के जो एडवांस सिस्टम है ये विकसित किए जा सके। यानी स्पष्ट है कि भारत इस समय सिर्फ अपनी भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना को फाइटर जेट के तौर पर ही मजबूत नहीं करना चाह रहा है, बल्कि दूसरे फोर्स मल्टीप्लायर जो कि किसी भी विषम परिस्थिति में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, उनको भी विकसित करने पर ध्यान दे रहा है। यानी चौतरफा जो विकास है वो हमें डिफेंस सेक्टर में देखने को मिल रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है और ये है टैक्टिकल एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी को लेकर। हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना में इस समय कुछ भी सही नहीं चल रहा है। नंबर्स के अगर हम फॉर्म में बात करें, ना तो हमारे पास उचित संख्या में फाइटर जेट्स हैं और ना ही हमारे पास उचित संख्या में फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं। हालांकि अब इसमें जो बड़े कदम है वो उठने शुरू हो गए हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अभी हाल ही में देखा कि भारतीय वायुसेना के लिए जो एडिशनल 6 नेत्र मार्क 2 एवैक है, इनकी खरीद को मंजूरी मिली है। तो इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना एक बार फिर से अपनी जो टैक्टिकल एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस करने पर काम कर रही है। और एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर दावा किया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना एडिशनल 50 एयरबस C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान कर रही है। जी हाँ, भारतीय वायुसेना अपने टैक्टिकल एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए एडिशनल 50 एयरबस C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरफ देख रही है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके पहले भारत ने जो 56 की संख्या में C-295 एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, इनकी डिलीवरीज तो शुरू हो ही चुकी हैं, लेकिन अब एडिशनल जो 50 हैं उनको काउंट करने के बाद टोटल नंबर 106 तक पहुंच सकता है अगर ये डील क्लियर हो जाती है। ये एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जहां पर भारतीय वायुसेना अब अपने एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्ट को रिटायर करना चाहती है, जो कि अपनी समय अवधि को पूरा कर चुके हैं और अब इनको उड़ाना काफ़ी रिस्की है और इसीलिए इन्हें एडवांस C-295 एयरक्राफ्ट से रिप्लेस किया जाना है। यही नहीं, बल्कि रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि भारत यहाँ पर जो इल्यूशन IL-76 है, इनको भी फिलहाल इसी एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करने के बारे में विचार कर रही है। हालांकि हो सकता है कि वो एक अलग प्रोग्राम के अंतर्गत किए जाएं, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ पर MTA का टेंडर भी इस समय एक्टिव है, जहाँ पर मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तलाश की जा रही है जो कि हैवी लार्जर IL-76 को रिप्लेस कर सकें। अब यहाँ पर सबसे खास बात तो ये है कि उसके लिए 70 से 80 एयरक्राफ्ट का जो टेंडर है वो सेपरेटली लॉन्च किया जाएगा, जहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि जो 40 टन पेलोड कैपेसिटी है, इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको अंतर्गत ध्यान में रख करके ही प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ेगा। खैर, अगर हम बात करें AN-32 की, जिसको रिटायर करने की बात की जा रही है, तो ये एक सोवियत इरा का ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट है जो कि इस समय भारतीय वायुसेना के सर्विस में है और तकरीबन 100 के आसपास ये एयरक्राफ्ट जो हैं अभी भी सर्विस में बने हुए हैं। लेकिन अब भारत क्योंकि C-295 की डिलीवरी को प्राप्त कर रहा है, तो उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं कि एडिशनल 50 की संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। अब C-295 की बात करें तो AN-32 की तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस को भी ऑफर करता है, जैसे कि ये काफ़ी मॉडर्न एवियोनिक्स के साथ आता है, फ्यूल एफिशिएंट प्रैट एंड विटनी इंजन के साथ हमें ये देखने को मिलता है। इसमें डिजिटल कॉकपिट है, इसकी रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है, इसकी रेंज 5000 किलोमीटर की है और ये अपने साथ 71 ट्रूप या फिर 5 से 10 टन के जो कार्गो हैं उनको कैरी करने में सक्षम है। और C-295 एयरक्राफ्ट निसंदेह भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है और इसीलिए भारतीय वायुसेना संभावित है कि इस एयरक्राफ्ट की तरफ ज़रूर देखे। हालांकि अभी IL-76 को लेकर हम कंफर्म नहीं है कि C-295 ही होगा या सेपरेट टेंडर इसके लिए होगा, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि AN-32 को C-295 से रिप्लेस करने की तैयारियां चल रही हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।